हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, एक और बार स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि एफसी बार्सिलोना ने प्लेयर्स तो साइन कर लिया और ये आप सभी को पता है कि साइनिंग्स तो हो चुकी है और ऐसी वैसी नहीं, बवाल साइनिंग्स हो चुकी है एफसी बार्सिलोना की तरफ से। रफीनिया, लेवांडोस्की, केसी और क्रिस्टियनसन, ये चार साइनिंग्स अब तक हुई और आने वाले टाइम में आई थिंक जूल्स कुंडे, एस्पिलिकेटा और अलोंसो को भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगी एफसी बार्सिलोना। और लेकिन एक सवाल अभी भी आता है कि बार्सिलोना ने भले साइनिंग्स कर ली है, लेकिन क्या उन साइनिंग्स को वो रजिस्टर कर पाएगी? अब पता नहीं है कर पाएगी कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है एफसी बार्सिलोना के ऊपर कि वो रजिस्टर कर पाएगी अपने इन साइनिंग्स को। लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि इससे पहले सब कह रहे थे एफसी बार्सिलोना आर ब्रोक। तो इसीलिए साइनिंग्स तो हो गई है, लेकिन क्या वो इन्हें रजिस्टर कर पाएगी, अब ये देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल्स कि किस तरीके से एफसी बार्सिलोना जो है इन्हें रजिस्टर करने को देख रही है, उनके पास क्या प्लान्स है एलेमेनी और लपोर्ता के पास। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं एक और बार क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अभी जो सेकंड इकोनॉमिक लीवर जो है वो एक्टिवेट होने वाला है। आई थिंक अगले हफ्ते तक वो एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश करेगी एफसी बार्सिलोना। और ये इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, कि ये जो है एक 15% टीवी राइट्स जो है वो बार्सिलोना सेल करने वाली है और इससे जो है वो 330 मिलियन यूरोज का एक इनकम आने वाला है एफसी बार्सिलोना के पास। 330 मिलियन यूरोज का इनकम आने वाला है। एक सिक्स स्ट्रीट नाम की कंपनी को जो है इसे 15% के लिए सेल कर रही है। अब आई थिंक 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, आई थिंक 10 ईयर्स का है बाईबैक, बिल्कुल बाईबैक क्लॉज भी है उसमें, वो उसे वापस से बाई कर सकती है अपनी टीवी राइट्स को। और 330 मिलियन यूरोस का इनकम आएगा इससे। और ये मत समझना कि ये 330 मिलियन यूरोस को वो पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं मार्केट में। और ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी के पास 200 मिलियन यूरोस का जैसे कि इनकम आता है तो आप 200 को पूरी तरीके से यूज नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा जो है वो आपके एफएफपी में चला जाता है, बिल्कुल फिनेंशियल फेयर प्ले में चला जाता है। तो इसीलिए वो पैसा जो कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से ये बात तो क्लियर हो गया कि अगर 330 मिलियन यूरोस आएंगे तो आपके एफएफपी में स्पेस क्रिएट तो होगा, ये बात तो फिक्स्ड है, स्पेस क्रिएट होगा। लेकिन कितना स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि अभी आपने लेवांडोस्की को साइन किया है जो कि 9 मिलियन यूरो का सैलरी पर आए हैं। अब आपने रफीनिया को साइन किया है जो कि आई थिंक 7 to 8, आई थिंक 6 to 7 मिलियन यूरोस की सैलरी पर आए हैं। क्रिस्टियनसन की अगर हम बात करें तो वो भी 6 to 7 मिलियन यूरोस है। कैसी है 6.5 मिलियन यूरोस। तो अगर आप देखें तो पूरा पूरी अच्छी खासी सैलरीज है सभी की, उतना ज्यादा भी नहीं उतना कम भी नहीं है। खासकर रॉबर्ट लेवांडोस्की जो कि 9 मिलियन यूरोस की सैलरी में आने वाले एफसी बार्सिलोना। तो अगर आप देखें तो अभी भी है, बिल्कुल आपको बजट में उन्हें फिट करना है अभी भी अपने एफएफपी में। आप तो अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे एफसी बार्सिलोना के हिटर्स हैं जो कहते हैं कि अपने प्लेयर्स को तो आप संभाल नहीं पा रहे और आप नए प्लेयर्स को ला करके उनकी सैलरी देने की बात कर रहे हैं। अब डेम्बेले का भी रिन्यूअल हो चुका है 40% वेज कट में, तो ये एफसी बार्सिलोना के लिए एक अच्छी साइंस है। लेकिन आप उन्हें किस तरीके से जो है रजिस्टर कर पाएंगे? अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट्स आई है जो मैंने पिछले वीडियो पर भी अपनी बताई थी कि अगर एफसी बार्सिलोना फ्रेंकी डियोंग को रिलीज कर देती है तो 30 to 35 मिलियन यूरोस का जो है वो वेज बिल से उनका कट हो जाएगा, यानी कि 30 to 35 मिलियन का स्पेस उनके पास क्रिएट हो जाएगा उनके एफएफपी में, जो कि बिल्कुल 30-35 मिलियन में आप लेवांडोस्की, कैसी, क्रिस्टियनसन, रफीनिया सभी को जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब देखना होगा क्या ये कर पाएंगे। अब तो ये तो बात हो गई इनके सैलरी की, तो मैंने आपको बताया 330 मिलियन यूरोस इनकम आने वाला है। अभी जूस कुंडे भी आने वाले हैं, आई थिंक उनका भी सैलरी 6 मिलियन यूरोस की तरफ होगा। आपके अलोंसो और एस्पिलिकेटा को भी लाने वाले, तो क्या इन सबको रजिस्टर कर पाएगी? तो मेरे हिसाब से कर सकती है। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, कल परसों की रिपोर्ट है, आई थिंक कल की रिपोर्ट थी, मैंने ऐसा ट्वीट पढ़ा था जो कि एक रिलायबल सोर्स तो अब नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठाक सोर्स से मैंने पढ़ा था कि जो अभी इनकमिंग जो आने वाला है इस सेकंड इकोनॉमिक लीवर से एफसी बार्सिलोना का, उससे एफसी बार्सिलोना सारे के सारे प्लेयर्स को जो है रजिस्टर कर सकती है। और मुझे देख के तो बहुत खुशी हुई, सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इससे कि ये भी लिखा हुआ था उसमें कि फ्रेंकी डियोंग को सेल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सेकेंड इकोनॉमिक लीवर को जो है एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आप फ्रेंकी को रिलीज नहीं कर सकते अगर आप सेकंड इकोनॉमिक लीवर को एक्टिवेट कर सकते। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि आने वाले अपकमिंग साइनिंग्स का क्या होने वाला है, क्या आप उन्हें भी रजिस्टर कर सकते हैं इस सेकंड इकोनॉमिक लीवर से? तो ये तो अब खैर बार्सिलोना के अंदर ही पता होगा, मैटियो एलेमेनी द गोट, उन्हें ही पता होगा कि क्या हो सकता है। तो गाइस ये तो थी, अब मैंने आपको उनके रजिस्टर किस तरीके से एफसी बार्सिलोना कर सकती है उसके बारे में बताया है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से नेक्स्ट सीजन में
अभी एट प्रेजेंट जो करंट साइनिंग्स हुई, जो करंट स्क्वाड है एफसी बार्सिलोना का, मैं अजम्पशंस नहीं ले रहा हूँ, ना कुंडे को ले रहा हूँ, ना एसपी को ले रहा हूँ, ना अलोंसो को ले रहा हूँ, लेकिन जो करंट अजम्पशंस है, मतलब जो करंट स्क्वाड है एफसी बार्सिलोना के पास, मैं उसके ऊपर लाइनअप एक बार आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे सामने आपके स्क्रीन में भी ये दिखेगा। बिल्कुल अगर आप स्क्रीन की तरफ नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवांडोस्की, फाटी, रफीनिया, बिल्कुल अगर आप टॉप 3 देखें तो मतलब वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पर मैंने मेम्फिस डिपाई को भी रखा है अपनी स्क्रीन में, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने मेम्फिस डिपाई को इसीलिए रखा क्योंकि अभी रिपोर्ट्स भी आई थी कि मेम्फिस डिपाई जो है उनको मार्केट में रख दिया गया एफसी बार्सिलोना की तरफ से, और टॉटेनहम हॉटस्पर्स जो है वो 17 मिलियन यूरोज देने के लिए तैयार है मेम्फिस डिपाई के लिए, और मेम्फिस डिपाई इज ऑल्सो ओपन टू लीविंग। तो अब देखना होगा कि मेम्फिस डिपाई जाते हैं क्या रहते हैं। मेरे हिसाब से उन्हें चले जाना चाहिए, और ये बात मेम्फिस डिपाई को भी पता है कि उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं वी हैव लोड्स ऑफ ऑप्शंस इन द अटैक। अगर आप देखें लेवांडोस्की, अगर देख सकते हैं आप अप टॉप लेवांडोस्की है हमारे पास, और ओबामेयांग एज अ बैकअप, मतलब सब समझ सकते हैं लेवांडोस्की स्ट्राइकिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद एज अ सब्स्टिट्यूट ओबामेयांग आएंगे। लेफ्ट विंग में हमारे पास फाटी और फेरान टोरेस का ऑप्शन है, रफीनिया और उस्मान डेम्बेले भी है हमारे पास राइट विंग में। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेरान टोरेस, डेम्बेले और रफीनिया, ये तीनों के तीनों विंगर्स जो है ये दोनों ही फ्लैंक्स में खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही फ्लैंक में खेलेंगे, ये दोनों ही फ्लैंक्स में खेल सकते हैं, और ओबामेयांग भी जो है वो लेफ्ट फ्लैंक में खेल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि फ्लैंक्स की प्रॉब्लम्स तो नहीं है बार्सिलोना को बिल्कुल भी। और अप टॉप आपके पास रॉबर्ट लेवांडोस्की है, द बेस्ट स्ट्राइकर, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर, बेस्ट नहीं बोलूंगा, नहीं तो बेंजीमा जो है, मतलब बेंजीमा भी उसमें आते हैं वन ऑफ द बेस्ट में, तो इसलिए मैं बेस्ट नहीं कहूंगा लेवांडोस्की को, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन दिस करंट एरा में आप लेवांडोस्की है आपके पास, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम मिडफील्ड की बात करें, खैर हम पहले डिफेंस की बात करे थे फिर मिडफील्ड में हम आएंगे। अगर डिफेंस की बात करें तो अब मैंने ना अलोंसो को रखा है, ना एसपी को रखा, और ना ही जूल्स कुंडे को रखा है। यहाँ पर जूल्स सैमुअल उमटीटी को भी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, कि मुझे लगता है किसी न किसी तरीके से एफसी बार्सिलोना जो है उन्हें सेल करने की बिल्कुल कोशिश करेगी, उन्हें रिलीज करने की पूरी कोशिश करेगी। अगर आप देखो तो लेफ्ट बैक पोजीशन में आपके पास आल्बा और बाल्डे का ऑप्शन है एट प्रेजेंट है, मैं बता रहा हूँ। अगर आगे मार्कोस अलोंसो आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी एज अ बैकअप, बिल्कुल मार्कोस अलोंसो एज अ बैकअप। तो आल्बा है यहाँ पर लेफ्ट बैक में, आप जानते ही एक दो गेम ही उनका ऊपर नीचे होता है, नहीं तो वो तो पूरा ही सीजन फिट एंड फाइन रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेफ्ट बैक है, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड। अगर आप सेंट्रल डिफेंस की बात करें तो जेरार्ड पीके और एरिक गार्सिया आपको दिखेंगे इस लेफ्ट सेंटर बैक वाले एरिया में। पीके का अभी तक श्योर नहीं है क्योंकि उसकी इंजरी कंसर्न्स है, और ऑफ द पिच भी बहुत सारे इश्यूज थे उनके साथ। अगर आप आगे बात करेंगे तो राइट सेंटर बैक एरिया में आपके पास अराहो और एंड्रेस क्रिश्चियनसन का ऑप्शन आता है, और राइट बैक में डेस्ट और रॉबर्टो। यहाँ पर आप कुंडे को भी गिन सकते हैं, अगर वो आएंगे आगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर आपके पास एक पीके का एक बैकअप, एरिक गार्सिया को आप एज अ बैकअप लेके नहीं चल सकते बिल्कुल, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है एरिक गार्सिया की। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पीके और एरिक गार्सिया एट प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और अराहो और क्रिश्चियनसन, यानी कि आपके पास सेंटर बैक्स में कुल मिला के 4 ऑप्शंस बचते हैं। अगर आप राइट बैक पोजीशन में देखें तो आपके पास सर्जिनियो डेस्ट और सर्जियो रोबर्तो को मैं एज अ राइट बैक गिन रहा हूँ। बिल्कुल उन्होंने कहा था पिछले सीजन की वो सेंट्रल मिडफील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि शावी जो है वो रोबर्टो को एज अ राइट बैक ही खिलाने की तरफ देखेंगे। तो डेस्ट और रोबर्टो एज अ राइट बैक। अब यहाँ एसपी भी आ सकते हैं आने वाले टाइम में, और ऐसा पता चल रहा था कि एसपी टू बार्सिलोना इज वेरी वेरी क्लोज। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हमें एसपी की भी कंफर्मेशन मिल जाए। और गोलकीपिंग तो आप सभी को पता है, टर स्टीगन और इनियाकी पेनिया। टर स्टीगन जो है फर्स्ट चॉइस, और सेकंड चॉइस इनियाकी पेनिया जो कि अभी अभी गैलेटेसराय से लोन से आए हैं हमारे पास। तो ये थी नेटो का, जो है नेटो का आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन कर सकती है एफसी बार्सिलोना, क्योंकि उनका किसी क्लब के साथ आई थिंक हो चुका है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने उस क्लब ने, एक लालिगा की क्लब है, मेरा नाम सेविया या वेलेंशिया कुछ ऐसा नाम है उस क्लब का, तो उन्होंने कह दिया है इनियाकी, माफ कीजिएगा, नेटो को, कि आप जो है टर्मिनेट कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट और हम आपको फ्री में साइन करने के लिए तैयार हैं। तो ये तो ठीक है नेटो के डिफेंस लाइन की बात करिए, लेकिन अब मेन चीज आती है मिडफील्ड में। मिडफील्ड में क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो आपके पास पेद्री गावी का ऑप्शन है मिडफील्ड में, केसीए, निको और डियोंग, फ्रेंकी डियोंग को मैं यहाँ पर गिन रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो रुक जाएंगे। और अगर आप डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर की अगर आप बात करें तो बुस्केट्स और मिरालेम जैनिच को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि शावी ने जो है, जैनिच का एक रिपोर्ट आया था कि शावी जो है उन्हें 4 मैचेस देने वाले हैं। इस जो यूएस टूर में अभी वो गए उसमें 4 मैचेस शावी जो है वो मिरालेम जैनिच को देने वाले हैं। और उसमें देखना होगा कि जैनिच अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में ओलोट के साथ उनका
फ्रेंडली मैच हुआ था उसमें शावी खासा इंप्रेस हुए थे मिरालिम जानिच से। तो हो सकता है कि वो यहाँ पर अगर 4 मैचेस अच्छे खेल जाए तो वो बुस्केट्स का बैकअप भी हो सकते हैं नेक्स्ट सीजन में। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी मिरालिम जानिच के लिए। तो ये बुस्केट्स और जानिच एक और ऑप्शन, एक और चीज़ यहाँ पर कर सकती है। अगर बुस्केट्स को आपको थोड़ा रेस्ट देना है तो देख सकते हैं आप पेद्री को यहाँ पर ला सकते हैं, और साथ ही साथ आप कैसिए, डियोंग या फिर निको को, और यहाँ पर मिरालिम जैनिच की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बुस्केट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आप मिरालिम जैनिच को जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ डबल पिवट विथ किसी के साथ भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप निको को भी रख सकते हैं, आप कैसिए को भी रख सकते हैं, आप फ्रेंकी डियोंग को भी रख सकते हैं अगर वो रहते हैं अगले सीजन एफसी बार्सिलोना में। तो देखिए ये थी बात। आप यहाँ पर डबल पिवट का भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपके पास बहुत ही अच्छी तरीके से एक अटैक है, आपके पास मिडफील्ड में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन डिफेंस में भी 3 साइनिंग्स होनी बाकी है मेरे से। वो तीनों की तीनों अगर हो जाएगी ना तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा इस ट्रांसफर विंडो को एफसी बार्सिलोना के, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी एफसी बार्सिलोना के लिए। और नेक्स्ट सीजन तो मैंने कल बता ही दिया था कि नेक्स्ट सीजन कुछ तो होने वाला है एफसी बार्सिलोना के साथ। तो गाइज ये थी पूरी की पूरी एनालिसिस जो कि मैंने की इनकी स्क्वाड की। एनालिसिस तो आप नहीं बोल सकते, केवल मैंने बताया है कि इनके जो प्लेइंग 11 है वो किस तरीके से हो सकता है और इनके पास बैकअप क्या हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन, जो प्लेयर्स को रजिस्टर करने की बात जहाँ तक आई, तो मैंने आपको वही बताया कि किस तरीके से बार्सिलोना जो अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कर सकती है। फ्रेंकी डियोंग का सेल इंपॉर्टेंट है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अपकमिंग 3 साइनिंग्स जो है वो रजिस्टर कर पाएगी नहीं एफसी बार्सिलोना इस अपने सेकेंड इकोनॉमिक लीवर में। तो देखना होगा कि क्या होता है एफसी बार्सिलोना के साथ। अभी अगर वो रजिस्टर कर पाए नहीं तो साइनिंग्स तो भाई वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास साइनिंग्स। आपने लेवेंडोव्स्की साइन किया, आपने रफीनिया साइन किया, आपने कैसिए को साइन किया, आपने क्रिश्चियनसन को साइन किया, आपने डेम्बेले का रिन्यूअल कर लिया 40% वेज कट में। आई थिंक इट्स अ मास्टर क्लास फ्रॉम बार्सिलोना। एलेमेनी, लपोर्ता, जॉर्डी क्लब जो भी इसमें इन्वॉल्व है, शावी को राइट मैन चाहिए थे, उन्हें मिले हैं ये राइट मैन। एंड आई थिंक दैट नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना विल एक्सप्लोड। मैं देखना चाहता हूँ तो शावी किस एक्सटेंट, किस हद तक अपनी टीम को बेस्ट कर सकते हैं अपने इस स्क्वाड के साथ। इस स्क्वाड के साथ तो मैं कह रहा हूँ मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स मुझे दिख रही है ये अभी तो। लेकिन इन सबको साथ में खेलना है अभी। बिल्कुल आपको प्री सीजन पे बहुत ही मज़ा आने वाला है इनके साथ। और गाइज ये थी पूरी की पूरी एक वीडियो जो कि एफसी बार्सिलोना के ऊपर मैंने बनाई, ताकि आपको एक छोटी सी एनालिसिस दे सकूं इनके स्क्वाड के बारे में, इनके प्लेइंग 11, इनके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशंस के बारे में मैंने बताया है। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग।